नमस्कार दोस्तों, हिमालय एड्यू हब पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के बारे में। जैसा कि हम ऑलरेडी 2 से 3 वीडियोस कवर कर चुके हैं जिनमें हमारा कंटेक्स्ट ये रहता है कि लेटेस्ट क्या न्यूज़ है जो हमारे CUET जनरल स्टडीज का जो पेपर होता है जीके वाला, उसमें कैसे हम उनको अप्रोच करें, क्या उनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। PYQs ऑलरेडी आपके लिए डाले जा चुके हैं, आप जाकर के वीडियो सेक्शन में देख सकते हो और वहां से एक आइडिया ले सकते हो कि आप जब भी प्रिपरेशन करो CUET के लिए, जब आप अपनी तैयारी करो, फॉर एग्जांपल आप अपनी जो 12th की बुक्स हैं वो भी आप पढ़ते हो ना, तो आपको एक आइडिया लगे कि क्वेश्चंस को कैसे आप फॉर्मुलेट कर सकते हो। आज हम इस वीडियो में एक न्यू इनिशिएटिव स्टार्ट करने वाले हैं। वो इनिशिएटिव कुछ ऐसा है जिसमें जो जैसे न्यूज आर्टिकल है, न्यूज आर्टिकल को पहले डिटेल में देख लेंगे, फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि उससे क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। क्वेश्चन फ्रेमिंग प्रैक्टिस भी आपको पैरेलली करवा दी जाएगी। इससे बेनिफिट ये होगा कि आप लोगों को फिर बाद में जब खुद से एक स्टडी करोगे तो इंटेरोगेटिव अप्रोच डेवलप हो पाएगी। क्वेश्चन करना, फिर उसका आंसर निकालना, या फिर आंसर देखा, आंसर में से क्या कोई क्वेश्चन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो हमने डिटेल डिस्कस किया उसमें से कुछ क्वेश्चन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हाँ, तो उससे फिर बेनिफिट ये रहेगा कि हमारा एग्जाम का जो अप्रोच है वो बढ़िया डेवलप हो पाएगा। तो चलिए, सबसे पहली बात, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को शेयर करिए दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट पहुंचे, और साथ में वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप हमारी एप्लीकेशन भी एक्सेस कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर अपने गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और हिमालय एड्यू हब जैसे ही आप टाइप करोगे और उसके बाद में आप देखोगे कि वहां पर इस तरीके का जो लोगो है वो दिखेगा, तो वहां से आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर पाओगे। तो वहां पर क्या है, आपको डोमेन सब्जेक्ट के जो भी पेड कोर्सेज हैं वो अवेल कराए जाते हैं। इससे बेनिफिट ये होगा कि मानो कोई सब्जेक्ट आपको पर्टिकुलरली देखना है, फॉर एग्जाम्पल आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हो, ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हो, पॉलिटी पढ़ना चाहते हो, जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, सब्जेक्ट के हिसाब से वहां पर अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल है, वो आप इजीली बाय कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए, और ये एक अनाउंसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो ही चुका है कि हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली है यूट्यूब पे, ठीक है, जो कि 26 सितंबर से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए, विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट आर्टिकल है वो है, आपके सामने स्क्रीन पर है, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 2023। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं किसी इंपॉर्टेंट डे के बारे में, या फिर ये कहो किसी इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। क्योंकि डेट और डेज वैसे भी हमने जब सिलेबस एनालाइज किया था तो उसमें एक्सप्लिसिटली मेंशन था कि इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में हमें ध्यान रखना ही है। तो यहां पर क्वेश्चन या फिर आर्टिकल हमारा है, दैट इज इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 2023। सबसे पहली बात, ये दिन कब ऑब्जर्व किया जाता है, वो डेट क्या है, तो इसका आंसर होगा आपके लिए 21 सितंबर। हर साल 21 सितंबर का जो दिन होता है वो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस के लिए ऑब्जर्व किया जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन इसमें बनता है कि इस तरीके के डेज को ऑब्जर्व करने के लिए कौन से इंस्टीट्यूशन अपनी तरफ से कदम उठाते हैं। फॉर एग्जांपल, यहां पर हमारा जो क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, तो इसी को ऑब्जर्व करने की तरह इनिशिएटिव किसने ली, तो यहां पर आपके सामने सीधा आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशन, या फिर इसको डिटेल में देखो, पूरा नाम देखो तो UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इसके अलावा देखा जाए तो ये वर्ल्ड ओवर सेलिब्रेट या ऑब्जर्व होने वाला है क्योंकि एक इंटरनेशनल एंटिटी या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने जब इस डेट को डिक्लेयर किया है तो इसका मतलब इसकी सिग्निफिकेंस, इसकी इंपॉर्टेंस केवल इंडिया में ही नहीं है, थ्रू आउट वर्ल्ड है। इसके अलावा देखा जाए तो इस डे को ऑब्जर्व करने के पीछे मेन पर्पस क्या है। देखो, जब आप थोड़ा सा हिस्ट्री को खंगालोगे तो जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो 1945 में खत्म हो गया था, उस टाइम पर सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि वर्ल्ड में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसी त्रासदियों को होने से कैसे रोका जाए। उन त्रासदियों को रोकने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जरूरत है, क्योंकि दो देश लड़े नहीं, उनके बीच में शांति कैसे स्थापित हो, इसीलिए तो यूनाइटेड नेशन जैसे इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश हुए। तो आप देखोगे कि UN ये चाहता है कि दुनिया में पीस प्रोमोट हो, नॉन वायलेंस ज्यादा से ज्यादा फैले, दैट मीन्स अहिंसात्मक तौर तरीके ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा लें। इसके अलावा जब कहीं पर भी दो देशों के बीच में, दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में या दो एंटिटीज के बीच में कहीं पे कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो तो उस कॉन्फ्लिक्ट का सॉल्यूशन हो
पीसफुल। तो पीस को प्रमोट करने के लिए ये डे अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर किया गया है यूएन के द्वारा। तो आप ध्यान रख लोगे 21 सितंबर, यूनाइटेड नेशन और प्रमोशन ऑफ पीस, ये तीन इंपॉर्टेंट चीज हो गई। अब हम स्पेसिफिकली 2023 का जो ये इंटरनेशनल डे ऑफ पीस है इसकी बात करते हैं। देखो यहां पर आप नोटिस करोगे कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इस बार की थीम क्या थी, किस थीम के ऊपर इस डे को ऑब्जर्व किया गया। तो आप यहां पर सीधा याद रख सकते हो इसको, एक्शन फॉर पीस आर एम्बिशन फॉर द ग्लोबल गोल्स, ये इसकी थीम है। थीम पर भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कई बार इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है कि रिसेंटली ये जो थीम है ये कहीं ना कहीं न्यूज में थी और ये किस ऑर्गेनाइजेशन या किस इवेंट से रिलेटेड है, तो आप बता दोगे कि एक्शन फॉर पीस आर एम्बिशन फॉर द ग्लोबल गोल्स, ये जो थीम है वो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस से एसोसिएटेड रही है। तो ये आप बिल्कुल भी मिस ना करें। क्वेश्चन इंटेरोगेटिव मैनर में आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके लिए क्रिएट किए हैं कि कैसे क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं यहां पर। तो आप क्वेश्चन देखो, सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन आ सकता है कि भाई किस डेट को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस ऑब्जर्व किया जाता है। तो आपके सामने सीधा इस तरीके से ऑप्शंस हो सकते हैं। हो सकता है आपको थोड़ा घुमाने के लिए मंथ चेंज कर दे, डेट वो की वो दे दे, और एक डेट डिफरेंट दे दे, बट वो गलत है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा यहां पर तो एक्यूरेट ही रहना पड़ेगा। यहां पर हम ट्रिक नहीं लगा सकते, यहां पर आपको एक्चुअल में रिवाइज कर करके चीजों को दिमाग में सेट करनी है। तो यहां पर आपको तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। 21 सितंबर 2023 को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस के तौर पे ऑब्जर्व किया गया है। ये हर साल 21 सितंबर को ही ऑब्जर्व होता है। तो इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट इसी में से क्वेश्चन है कि 21 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस के तौर पे ऑब्जर्व किया जाता है। सवाल यह है कि इस डे को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस के तौर पे किसने डेजिग्नेट किया, किसने ये टाइटल दिया 21 सितंबर को, किसने ये चीज स्टार्ट की। तो ऑप्शंस आपके सामने है, यूनाइटेड नेशंस, यूनेस्को, डब्ल्यूटीओ और फिर है आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। अब इसके बारे में आपके सामने अभी हमने आर्टिकल डिस्कस किया है, तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो इसका सीधा आंसर जाएगा यूनाइटेड नेशन। जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि वर्ल्ड पीस को प्रमोट करना यूएनओ का एक बहुत बड़ा मोटो है। रीजन बीइंग कि वर्ल्ड वॉर सेकंड जैसी जो त्रासदियां हैं, जो डिजास्टर्स हैं, हैवॉक हैं, वो रिपीट ना हो, क्योंकि ये ह्यूमैनिटी को खत्म करने वाली इवेंट्स हैं एक तरीके से, ठीक है। तो ये ध्यान रखोगे आप। फिर नेक्स्ट आर्टिकल आ जाता है आपका सिम्बैक्स 2023। देखो ये एक्स वर्ड है, ये एक्स स्टैंड करता है एक्सरसाइज से। दैट मींस आप डिफेंस से रिलेटेड कोई भी एक्सरसाइजेस करते हो तो उनमें आपको एक्स वर्ड मोर और लेस देखने को मिल जाएगा। सवाल यह है ये सिम्बैक्स 2023 क्या है और इसमें कौन कौन से कंट्रीज किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। देखो अभी क्या है, सिम्बैक्स की अगर फुल फॉर्म देखोगे तो वहीं से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। सिम्बैक्स की फुल फॉर्म है द सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। मैरीटाइम वर्ड आ गया, दैट मींस यहां पे पार्टिसिपेशन है नेवी का। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि पार्टिसिपेशन नेवी का है। ओशियंस में ये ड्रिल्स होती हैं, एक्सरसाइजेज होती हैं, इसलिए मैरीटाइम नेम यहां पे मेंशन्ड है। तो ये आप जरूर ध्यान रखोगे कि सिम्बैक्स जो है वो बेसिकली सिंगापुर और इंडिया की नेवीज के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। फिर बात आती है कि ये जो अभी एक्सरसाइज हुई है ये कौन से नंबर की है। ये देखो 30th एडिशन है। इसका मतलब अभी तक 29 टाइम्स इंडियन और सिंगापुर नेवीज एक साथ एक्सरसाइजेस कंडक्ट कर चुकी हैं अंडर द टाइटल ऑफ सिम्बैक्स। ओके, इसके अलावा देखा जाए तो यहां पर इंडिया की तरफ से कौन कौन से वेसल्स या फिर आपकी जो सबमरीन्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं इस एक्सरसाइज में। तो देख सकते हो एक तो आपका नेवल शिप है रणविजय, एक है कवरती, इसके अलावा सबमरीन आईएनएस सिंधु केसरी, ये पार्टिसिपेट करने के लिए इंडिया की तरफ से सिंगापुर पहुंचे हैं। इसके अलावा देखा जाए
तो ये एक एनुअल बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है। एनुअल का मतलब हर साल होती है, बायलैटरल का मतलब दोनों कंट्रीज की नेवी पार्टिसिपेट करेंगी, ठीक है। फिर आप देखोगे इसमें इंडियन नेवी और रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी दोनों पार्टिसिपेट करती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये एक्सरसाइज स्टार्ट कब हुई? ये एक्सरसाइज स्टार्ट हुई 1994 में। तो ये फैक्चुअल चीज हो गई। फर्स्ट पॉइंट, सिम्बेक्स किन किन कंट्रीज के बीच में है। सेकंड पॉइंट, ये जो एडिशन था ये कौन सा एडिशन था? 30th एडिशन, मतलब 30वीं बार इंडियन और सिंगापुर की नेवी एक साथ आई और उन्होंने एक्सरसाइज कंडक्ट की। साथ में आप देखोगे इस एक्सरसाइज की शुरुआत हो गई थी 1994। ये हर साल होने वाली एक्सरसाइज है। 1994 से लेकर के 2023 तक आप पहुंचोगे तो काउंटिंग आपकी 30 हो जाएगी। डन। फिर आगे देखो, सिम्बेक्स की अगर बात करें तो इस एक्सरसाइज को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग मिला हुआ है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो क्या है कि ये ऐसी नेवल एक्सरसाइज है, ऐसी डिफेंस एक्सरसाइज है जो कि इंडियन नेवी के द्वारा लगातार सबसे लंबे समय से की जा रही है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे हाईलाइट हो जाता है सिम्बेक्स से रिलेटेड, कि अगर हम इंडियन डिफेंस एक्सरसाइजेस की बात करें तो इंडियन नेवी या इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स, इनके द्वारा जिन भी एक्सरसाइजेस में पार्टिसिपेशन किया जाता है, तो सबसे पुरानी एक्सरसाइज कौन सी है जिसमें इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स या हमारी डिफेंस फोर्सेस पार्टिसिपेट करती हैं? तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिम्बेक्स। सिंगापुर के साथ में हमारी जो नेवल एक्सरसाइज होती है ना, उसमें हमारी नेवी सबसे लंबे समय से पार्टिसिपेट कर रही है। इसके अलावा और कोई दूसरी एक्सरसाइज नहीं है जिसमें इतने लंबे समय से, लगभग 29-30 सालों से पार्टिसिपेशन चल रहा हो जहां पे, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर बात आती है सिम्बेक्स 2023। इसके दो फेजेस हैं, मतलब दो पार्ट्स में इस एक्सरसाइज को डिवाइड किया गया है। एक तो है हार्बर से रिलेटेड हार्बर फेज, और दूसरा फेज है सी फेज। हार्बर फेज दैट मींस पोर्ट एरियाज होते हैं ना, जहां पर नेवी के या जो भी आपके शिप्स हैं उनको हम पोर्ट करते हैं, जैसे पार्किंग एरिया होता है आपका, ठीक है। उसी तरीके से हार्बर्स के ऊपर एक्सरसाइज होगी जहां पर शिप्स को एक तरीके से पार्क किया जाता है या वहां पर लोडिंग अनलोडिंग का काम होता है। सो पॉइंट यह है कि एक तो फेज हो गया आपका हार्बर्स पे और दूसरा फेज हो गया सी फेज। सी फेज का मतलब ओपन ओशियंस में जाया जाएगा और वहां पर फिर एक्सरसाइज की जाएगी। तो ये दो फेज है। तो पहले फेज की अगर बात करें तो हार्बर फेज जो है वो सिंगापुर में चल रहा है। ये चलेगा 21 सितंबर से 24 सितंबर 2023 तक, मतलब 21 से 24 सितंबर के बीच में ये चलेगा। इसका मतलब अभी करंटली चल रहा है। फिर उसके बाद में सी फेज है वो स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें ओपन ओशियंस में जाकर के और फिर एक्सरसाइज कंडक्ट की जाएगी दोनों नेवीज के द्वारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको आप ध्यान से देख लें, नोट कर लें इसको, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या बन सकता है। सिम्बेक्स एक्सरसाइज में इंडियन नेवी पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। तो सवाल यह है कि इंडियन नेवी के अलावा दूसरी और कौन सी नेवी यहां पर पार्टिसिपेशन में आती है? तो यहां पर आपको डाउट ही नहीं होना चाहिए, क्या यूएसए की नेवी है, क्या श्रीलंकन नेवी है, क्या चाइना की नेवी है, या फिर सिंगापुर की नेवी है? तो आप आराम से इसका आंसर अभी तक अज्यूम कर चुके होंगे, ठीक है। तो आंसर आपका हो गया सिंगापुर का, ठीक है। फिर आगे इसी तरीके से और क्वेश्चन भी हम बना सकते हैं, जैसे मैंने वो स्टेटमेंट बताया था, विच नेवल एक्सरसाइज होल्ड्स द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस नेवल एक्सरसाइज दैट इंडियन नेवी हैज विद एनी अदर कंट्री? आपके हिसाब से नीचे दी हुई जो ये चार एक्सरसाइजेज हैं, वरुणा, समुद्र शक्ति, सिम्बेक्स, इंद्र नेवी, इनमें से ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है जिसमें इंडियन नेवी पार्टिसिपेट करती है? नंबर 1। नंबर 2, सबसे लंबे समय से इंडियन नेवी का जिसमें पार्टिसिपेशन है। तो अभी हमने बात की है पूरी डिटेल में कि 1994 में सिम्बेक्स स्टार्ट हो गया और तब से लेकर अभी तक ये जो लेटेस्ट एडिशन है वो 30th एडिशन जो है वो अभी चल रहा है, जिसमें इंडियन नेवी और सिंगापुर की नेवीज पार्टिसिपेट करती हैं। तो इसका आंसर हो गया सिम्बेक्स सी, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस आप निकाल सकते हो। यहां पर एक ये भी हो सकता है कि सिम्बेक्स जो है वो किस साल से स्टार्ट हुआ, तो ये 1994। अब आप देखोगे कि वरुणा, समुद्र शक्ति, इंदिरा नेवी, ये एक्सरसाइजेज हैं, ये किन के साथ में होती है? देखो ये भी नेवल एक्सरसाइजेज ही हैं,
वरुणा में इंडिया एक्सरसाइज करता है फ्रांस के साथ, ठीक है। समुद्र शक्ति में इंडिया पार्टिसिपेट करता है इंडोनेशिया के साथ में, ठीक है। समुद्र शक्ति में अगर देखें तो आप देखोगे यहां पर इंडिया पार्टिसिपेट करता है इंडोनेशिया के साथ। और फिर बात करते हैं इंद्र नेवी, तो यहां पर दो वर्ड्स हैं IND प्लस RA, इसका मतलब यहां पर पार्टिसिपेशन है इंडिया प्लस रशिया। कई बार इससे भी आपको आइडिया लगा लेना होता है, ठीक है, कि कौन से कंट्रीज का यहां पर पार्टिसिपेशन है। जैसे सिम्बेक्स की हमने बात की, तो सिम्बेक्स में क्या नाम आया, सीधी बात है सिंगापुर और इंडिया दोनों का नाम आ गया। और MB है तो मैरीटाइम, B बायलैटरल, X का मतलब एक्सरसाइज। तो इस तरीके से ये कई बार आपको आइडिया भी लगा लेना होता है, सिक्स सेंस से भी काम चलता है, इसमें एक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती है। जब आप डिफरेंट एक्सरसाइजेस के बारे में स्टडी कर लोगे तब आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सी एक्सरसाइज किन किन कंट्रीज की नेवी, आर्मी, एयर फोर्सेस के बीच में कंडक्ट होती है। तो यहां पर आपके सामने देख सकते हो इंडिया और फ्रांस के बीच में जो एक्सरसाइजेज होती हैं उसमें आर्मी की एक्सरसाइज होती है, उसका नाम तो है शक्ति। नेवी की एक्सरसाइज होती है, उसका नाम है वरुणा, जो अभी हमने ऑप्शन में देखा। एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, उसको बोलते हैं गरुड़ा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इंडिया और फ्रांस की एक्सरसाइज। फिर हम बात करें इंडिया एंड इंडोनेशिया की, तो देखो आर्मी की जो एक्सरसाइज है इंडिया और इंडोनेशिया की, उसका नाम है गरुड़ा शक्ति। यहां पर आप ध्यान रख लेना कि एयरफोर्स की जो है एक्सरसाइज फ्रांस और इंडिया की, उसका नाम है गरुड़ा, बट यहां पर गरुड़ा शक्ति ओवरहेड हो गया है नाम, इसलिए नाम हो गया इंडोनेशिया और एक्सरसाइज होगी आर्मी की, कंफ्यूज नहीं होना है। नेवी की बात करें तो इंड इंडो कॉर्पेट, इंड इंडो दैट मींस इंडिया एंड इंडोनेशिया कॉर्पेट। नेवी की बात करें समुद्र शक्ति। इंडिया रशिया की बात करें तो इसमें तो एक चीज आपको कॉमन दिखेगी, इंद्रा। इंडिया एंड रशिया दोनों के जो इनिशियल्स हैं, दोनों के नामों के शुरुआती जो नाम है वो आपको दिखेंगे। आर्मी में इंदिरा केवल, नेवी में इंद्र नेवी, एयरफोर्स में अगेन इंदिरा, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना कि कौन कौन से कंट्रीज के साथ में कौन सी एक्सरसाइजेस इंडिया कंडक्ट करता है। और ये चीज आपको क्लियर हो ही जानी चाहिए कि सबसे लंबा यहां पे ये सॉल्यूशन ए नहीं है, ठीक है। सॉल्यूशन जो मैंने बताया आपको उसमें कोई डाउट ही नहीं है, सिंबैक्स आंसर जाएगा, सी है इसका आंसर, ओके। नेक्स्ट आपके लिए आर्टिकल आ रहा है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अपने आप में इंडियन हिस्ट्री में पिछले 27 साल से अटका हुआ एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर डिफरेंट गवर्नमेंट्स ने एफर्ट डाले, बट इस मुद्दे को कभी भी सफलता नहीं मिली। इस एक तरीके से शुरुआत को कभी भी रिजल्ट नहीं मिल पाया। मुद्दा है विमेन रिजर्वेशन, महिलाओं को लेजिस्लेचर में रिजर्वेशन दिलाना, यह नहीं हो पाया पॉसिबल। वैसे देखा जाए तो पहले आर्टिकल को देखेंगे, फिर इसके ओरिजिन से रिलेटेड हमारा एक डिस्कशन रहेगा। देखो सबसे पहली बात, इंडिया में अभी क्या हुआ है कि लोकसभा में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वैसे तो पार्लियामेंट में, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में, पार्लियामेंट के 3 पार्ट्स मैंने आपको बताए प्रीवियस वीडियोस में। एक आप समझोगे लोकसभा, एक है राज्यसभा, एक होते हैं प्रेसिडेंट। 3 पार्ट्स होते हैं पार्लियामेंट के, ओके। अब आप देखोगे कि वुमेन्स को रिजर्वेशन देने की बात की गई है, ठीक है। कहां पे? लोकसभा में और स्टेट लेवल पे जो विधानसभाएं होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उनमें। तो यहां पर लोकसभा ने 20 सितंबर 2023 को इस बिल को पास कर दिया। यह अपने आप में एक कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए ये जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, इस बिल का नंबर क्या है? तो ये 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, ठीक है। संविधान को चेंज करने के लिए प्रपोजल लाया गया है, ये 128वें नंबर का है, ठीक है ना। अब जैसे लोकसभा पास कर दे, फिर राज्यसभा पास कर दे, फिर प्रेसिडेंट का साइन मिल जाए, असेंट मिल जाए, तो अल्टीमेटली ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कन्वर्ट हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, और अल्टीमेटली परमानेंट रिजर्वेशन का प्रोविजन कर दिया जाएगा। परमानेंट का मतलब यहां पे ऐसा नहीं कि वो थ्रू आउट आने वाले टाइम्स में रहने वाला है, नो, आने वाले टाइम्स में ये 15 ईयर्स तक वैलिड है। खैर मुद्दा ये है कि वुमेन रिजर्वेशन बिल लोकसभा ने पारित कर दिया 20 सितंबर 2023 को। इसमें जो वोटिंग हुई, इसमें लोकसभा के 454 मेंबर्स ने यस कहा कि हमारी तरफ से यस है, इस बिल को पास करवाओ। फिर बात आती है कि यहां पर देखा जाए तो 2 ऐसे इंडिविजुअल्स थे जिन्होंने वोट अगेंस्ट में भी डाला।
ठीक है। अब आप देखोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन को जब अमेंड किया जाता है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए आपको चाहिए होती है स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है। आर्टिकल 368 के बेसिस पे अमेंडमेंट होते हैं। आर्टिकल 368 के बेसिस पे अमेंडमेंट होते हैं, जिसमें आपको चाहिए होती है स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब सिंपल है, एक तो आपको चाहिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी, दूसरी आपको चाहिए प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3। इसका मतलब यह हुआ, एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब सिंपल होता है, मानो हम यहां पर लोकसभा की बात कर रहे हैं, तो लोकसभा में टोटल स्ट्रेंथ कितनी है करंटली? वैसे तो मैक्सिमम टोटल स्ट्रेंथ जा सकती है 550 तक, 552 तक, बट एंग्लो इंडियंस के लिए जो रिजर्वेशन का सिस्टम था, दो एंग्लो इंडियंस को जो एक आप कह सकते हो कि नॉमिनेट किया जाता था प्रेसिडेंट के द्वारा, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया 2019 में। अभी अगर लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो वो कितनी जा सकती है? दैट इज 550। बट अभी करंट स्ट्रेंथ कितनी है अगर उसकी बात करें तो वो है 543। अब क्या है कि टोटल स्ट्रेंथ अभी करंटली है 543, तो इसका एब्सोल्यूट मेजोरिटी कितना होगा? इसका एब्सोल्यूट मेजोरिटी हो जाएगा 543 को आप 2 से डिवाइड कर दो, इसका मतलब उसका 50% आ गया। उसका 50% जो आएगा वो आएगा 271.5। 271.5 से एक वोट जिसको भी ज्यादा मिलेगा वही मेजोरिटी में है। तो यहां पर क्लियर बात हो गई कि इससे अगर हम थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचे तो वो आ गया 272। 272 इंडिविजुअल्स ने अगर इसको फेवर कर दिया तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी आपको मिल गई। इसका मतलब यह हुआ कि आप जब लोकसभा में वोटिंग करवाते हो तो टोटल जो नंबर्स हैं उन नंबर्स में से 50% प्लस 1 वोट अगर आपको मिल रहे हैं तो आपको एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिली हुई है। और यही चीज जो है यहां पर देखी गई। अब आप देखो वोट कितने मिले? 454। इसका मतलब कहां 272 की रिक्वायरमेंट थी, कहां 454? कोई डाउट ही नहीं एब्सोल्यूट मेजोरिटी में। फिर दूसरी बात आती है कि प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3। अब मान लो कि जितने ये 543 मेंबर्स हैं इनमें से कितने लोग वहां पर प्रेजेंट है? अगर यहां से फिगर हम ले तो ये दो जनों को ऐड कर दो, 554 प्लस 2, ये हो गया आपका 456। 456 का आपको 2/3 मतलब 67% आपको निकाल लेना है। ठीक है। इतने लोगों में से कितने लोगों ने वोट दिया? अगर वो 2/3 से ज्यादा है, 456 के 2/3 से ज्यादा है, तो आपका बिल, आपका ये जो 2/3 मेजोरिटी वाला कॉन्सेप्ट है ये भी पास हो गया। तो डेफिनेटली 456 में से 454 जने यस बोल रहे हैं, तो 67 कहां, ये तो 99% के लगभग हो गया। तो ऐसे में दोनों कंडीशंस फाइनली अप्रूव्ड हैं। एब्सोल्यूट मेजोरिटी भी क्लियर है, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 भी क्लियर है, इसलिए ये बिल पास हो गया लोकसभा में। सेम चीज रिपीट होगी राज्यसभा में, बट राज्यसभा में अभी करंट स्ट्रेंथ है 245। अकॉर्डिंगली यही चीज रिपीट होगी वहां पर कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी वहां की और प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 देखा जाएगा। ठीक है। तो ये थोड़ा बेसिक आपको पता होना चाहिए। सो ये चीजें क्या है, आप 11th में पढ़ चुके होंगे। अगर आपने थोड़ा बहुत भी लापरवाही की है तो ये चीज मिस हो गई होगी, पर हम यहां पर बिल्कुल भी मिस नहीं होने देंगे, उन चीजों को रिकॉल करेंगे। ओके। तो इस तरीके से ये लोकसभा में बिल हो गया पास। अब इस बिल में प्रोविजन क्या है? इस बिल में प्रोविजन सीधा है कि लोकसभा में विमेन के लिए 33% सीट्स रिजर्व्ड होंगी, पहली चीज। दूसरी बात क्या है कि ये 33% रिजर्वेशन ओवरऑल सीट्स में तो है ही, जितनी लोकसभा की स्ट्रेंथ है, इसमें जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग SC ST रिजर्वेशन वाली सीटें है ना, उनमें भी 33% रिजर्वेशन विमेन का होगा। इसका मतलब जितनी सीटें SC कम्युनिटी की होंगी, जितनी सीटें ST कम्युनिटी की होंगी, उन सीटों में आप नोटिस करोगे कि वहां पर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन भी, अगर 10 जने SC कम्युनिटी से आएंगे तो उनमें से मान के चलो कि 3 सीट्स हैं वो विमेन ऑक्यूपाई करेंगी SC कम्युनिटी से। इसका मतलब एक हॉलिस्टिक अप्रोच लेकर के यहां पर ये काम किया जा रहा है। ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो ये ध्यान रखें, प्लस ये लोकसभा में ही नहीं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको हम बोलते हैं विधानसभा, स्टेट लेवल पे, वहां पर भी ये चीज ऐसे की ऐसी इंप्लीमेंट होने वाली है। बिल का नाम क्या है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइटल कई बार पूछ लिया जाता है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ओके। इसकी टेबलिंग की बात करें तो इंट्रोड्यूस किया गया था 19 सितंबर 2023 को,
और ये एक बड़ी काम की चीज है कि ये जो बिल है ना, ये पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन में इंट्रोड्यूस हुआ है। वैसे देखा जाए तो पार्लियामेंट के 3 सेशंस होते हैं। सबसे पहला सेशन होता है कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग देखें तो शुरुआत होती है बजट सेशन से, फिर उसके बाद में आता है मॉनसून सेशन। मॉनसून सेशन अभी रिसेंटली गया ही है। फिर उसके बाद में आता है विंटर सेशन जो कि नवंबर दिसंबर के मंथ में चलता है। अब ये जो सेशन है सितंबर मंथ में आपने बुलाया है, ये स्पेशल सेशन है और इसमें प्राइम मिनिस्टर अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से डिस्कस करके और वो बातचीत कर सकते हैं किससे? प्रेसिडेंट से। और प्रेसिडेंट को बोल सकते हैं कि आप एक काम करो, स्पेशल सेशन बुलाओ, हमें कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों पर बातचीत करनी है, कुछ बिल्स हैं जो कि ड्यू हैं उनको पास करवाना है। तो ये स्पेशल सेशन बुलाया गया। और बड़ी काम की बात, ये बिल जो है पार्लियामेंट की जो नई वाली बिल्डिंग है ना, इसका पहला बिल है ये तो पुरानी वाली बिल्डिंग है आपके सामने, अब नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बन चुकी है वहां पे। उसमें फर्स्ट बिल जो इंट्रोड्यूस हुआ पार्लियामेंट में वो क्या है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग का फर्स्ट बिल जो इंट्रोड्यूस हुआ वो कौन सा है? ठीक है, इस बिल में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, रिजर्वेशन दिया जाएगा। बट एक चीज बड़ी काम की है कि रिजर्वेशन स्टार्ट कब से होगा, ये एक्सरसाइज कब स्टार्ट हो जाएगी 33% रिजर्वेशन इंश्योर करने की। तो देखो इसकी शुरुआत तब होगी जब डीलिमिटेशन एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि जब कॉन्स्टिट्यूएंसी चुनाव क्षेत्रों की जो नई बाउंड्रीज बनाई जा रही है, नई सीटें बनाई जाएंगी, उसके बाद में जब यह क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से एरिया में मतलब आप किस एरिया में वोट डाल सकते हो, नए चुनाव क्षेत्र बनेंगे, रीशफलिंग हो रही है। ठीक है, इससे क्या पॉपुलेशन भी तो एक्सपेंड हुई ना, 140 करोड़ के लगभग पॉपुलेशन हो गई। इसलिए क्या करना पड़ रहा है, नए चुनाव क्षेत्र बनाने पड़ रहे हैं। जो पुराने हैं उनमें से थोड़ा इधर से मिला करके नई चुनाव क्षेत्र वाले एरियाज हैं वो डिक्लेयर करने पड़ रहे हैं। ठीक है, सो ओवरऑल ये प्रोसेस जो होता है जिसमें नए चुनाव क्षेत्र बनाए जाते हैं, नई नई बाउंड्रीज बनाई जाती हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ऑब्जर्वेशन के अंडर में डिलिमिटेशन कमीशन इसका काम करता है। तो वो जब हो जाएगा तो उसके बाद में ये बिल इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो प्रोसेस है 33% रिजर्वेशन का, ये इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। और एक चीज ध्यान रखना, ये रिजर्वेशन 15 ईयर्स के लिए, 15 सालों के लिए है एक बार। हाँ, वो बात अलग है कि रिजर्वेशन SC STs के लिए भी शुरुआत 10 सालों के लिए ही हुई थी, बट अभी तक तो ये कंटिन्यू है। तो हो सकता है जब ये एक बार इंट्रोड्यूस हो गया, एक बार ये बिल पास होके एक्ट बन गया, तो मान के चलो कि ये एक्ट हो सकता है ये महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन का जो प्रोविजन है ये कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, खैर फिलहाल तो हमें ये ध्यान रखना है 15 ईयर्स का ये इनिशियल प्रपोजल है। अब यहां पर सवाल ये आता है कि क्या ये फर्स्ट अटेम्प्ट था? क्वेश्चन देखो आप यहां पे, फर्स्ट वुमेन रिजर्वेशन बिल, मतलब आप लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, इनमें जो रिजर्वेशन की हमने बात की 33% रिजर्वेशन की, क्या ये पहली बार ही ऐसा अटेम्प्ट किया गया है? इसके पहले भी अटेम्प्ट लिया जा चुका है। अब आप इसके बारे में थोड़ा सोचिए। देखो सीधी बात है कि फर्स्ट वुमेन रिजर्वेशन बिल की बात होनी स्टार्ट हो गई थी जब 1992 में 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स इंप्लीमेंट होने स्टार्ट हो गए थे। एक था 73rd, एक था 74th। ये था पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड। अगर आप रिकॉल कर पाओ ये 10th की SST में भी आता है। इसके अलावा 11th की आपकी जो बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसमें भी लास्ट चैप्टर है प्रोबेबली। इसके अलावा 74th है, वो है अर्बन लोकल बॉडीज से रिलेटेड। तो इनमें सीधा प्रोविजन है कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा इलेक्शंस में। ओके, अब ये 33% का जो प्रोविजन है जब लोकल बॉडीज में इंप्लीमेंट होने लग गया ना, तो सवाल यह है कि क्या स्टेट या नेशनल लेवल की जो असेंबलीज है जहां पर लॉ मेकिंग प्रोसेस होते हैं वहां पर नहीं होना चाहिए? तो ये एक तरीके से यहां पर इंस्पिरेशन का काम कर गया ये 73rd और 74th अमेंडमेंट। यार जब लोकल लेवल पे इलेक्शंस में ही महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जा रहा है या दिया जा चुका है, तो क्यों ना हम नेशनल या स्टेट लेवल पे भी रिजर्वेशन दें। ठीक बात है। तो ऐसे में अब आप आइडिया लगाओ, अगर आपको ध्यान है तो बहुत बढ़िया, नहीं गैस करो कि ये इनिशिएटिव कब लिया गया होगा, 96 में, 2004 में, 2008 या 2023 जो लेटेस्ट है। अब देखो इसका सीधा सिंपल सा अगर थोड़ा लॉजिक आपने लगाया है तो 1992 में अगर ये
इश्यूज स्टार्ट हुए तो डेफिनेटली 92 के बाद में ही ऐसा कुछ हुआ होगा 1996 में। अब इसकी थोड़ी टाइमलाइन को हम देखते हैं कि पहली बार कब इंट्रोड्यूस हुआ विमेन रिजर्वेशन बिल। सबसे पहले अटेम्प्ट लिया गया था 1996 में। विमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में इंट्रोडक्शन होता है 1996 में, पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ। फिर उसके बाद में 1998, 2000, 2003, यहां पर 1996 में जो रिजर्वेशन की बात हो रही है, इस टाइम पर गवर्नमेंट जो थी वो कॉलिशन गवर्नमेंट्स की थी, फ्रंट्स बने हुए थे। कभी तो नेशनल फ्रंट बनता है, कभी यूनाइटेड फ्रंट बनता है, कभी लेफ्ट फ्रंट बनता है, इनकी सरकारें चल रही थी। उन सरकारों में कोशिशें की गई थी वुमेन को रिजर्वेशन दिया जाए, बट वहां पर वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं। फिर 98 से 2003 जब प्राइम मिनिस्टर जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, ठीक है, उनके टाइम पर भी एफर्ट किए गए कि हमें वुमेन रिजर्वेशन को इंश्योर करना चाहिए, और उसमें उन्होंने 2003 तक कम से कम 4 बार अटेम्प्ट लिया, पर चारों बार फेल, सक्सेसफुल नहीं हुए। फिर यूपीए की गवर्नमेंट आ जाती है, मनमोहन सिंह जी की सरकार बनती है, क्योंकि किसी भी पार्टी को क्लियर कट मेजोरिटी नहीं मिली और सरकार जो है वो कांग्रेस ने बना ली थी। ठीक है, कांग्रेस ने लीड किया, कांग्रेस के पास सीटें थी बट इतनी नहीं थी कि वो क्लियर मेजोरिटी साबित कर सके। तो ऐसे में कांग्रेस ने फिर कॉलिशन क्रिएट किया। कॉलिशन के बेसिस पे जो गवर्नमेंट बनी उसको बोला गया यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ये यहां की जो सरकारें थी अटल जी वाली, ये थी एनडीए गवर्नमेंट, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। अब आप देखो यहां पर कि जो यूपीए की गवर्नमेंट बनी, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, इसने भी एफर्ट किया, पर जैसे ही ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ, टेबल किया गया पार्लियामेंट में, आप देखोगे आरजेडी, समाजवादी पार्टी, मतलब राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव वाली पार्टी, इनके अलावा समाजवादी पार्टी, इसके अलावा आप देखोगे जनता दल यूनाइटेड, इन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया, बोला कि रिजर्वेशन अभी देने की जरूरत नहीं है। अगेन लैप्स कर गया मामला। फिर 2010 में यूनियन कैबिनेट ने इस चीज को अप्रूव दिया, फरवरी 2010 में, क्या रिजर्वेशन तो हमें दे ही देना चाहिए। फिर आगे बात बढ़ती है तो 2010 मार्च में, अगले ही महीने में, राज्यसभा में बिल पास भी हो गया, बट जैसे ही बिल लोकसभा में गया, लोकसभा में फिर से होल्ड लग गया उस पे। होल्ड लगने का नतीजा ये रहा कि जैसे ही 2014 के इलेक्शंस होने वाले थे, लोकसभा डिसॉल्व हो गई, फिर से इलेक्शन हुई, नई सरकार बनी, फिर नरेंद्र मोदी सरकार का फर्स्ट टेन्योर है वो स्टार्ट हो गया 2014 से। ऐसे में ये बिल वहां पे एकदम लैप्स। अब फिर नया इनिशिएटिव नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग में लिया जाता है 2023 में। ठीक है, बोला गया क्या है कि इसमें 33% रिजर्वेशन दिया जाए वुमेन एम्पावरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेजिस्लेचर में। अल्टीमेटली अब इस बिल के चांसेस हैं कि ये एक्ट बन जाएगा, क्योंकि लोकसभा में ये पास हो गया, राज्यसभा प्रोबेबली इसको क्लियर कर देगी, तो इस तरीके से प्रेसिडेंट के साइन तो हो ही जाएंगे। कारण क्योंकि ये बिल ऐसा है, इस बिल में अब ऑब्जेक्शन का इतना कोई स्कोप रहा नहीं है, क्योंकि अगर आप एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी हो तो वुमेन एम्पावरमेंट का तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। और वुमेन एम्पावरमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि उनको आप मेन स्ट्रीम लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंक्लूड करो। एक चीज आप ध्यान रख लेना, यहां पर ना तो राज्यसभा का नाम लिया है मैंने, ना यहां पर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद और अपर हाउस राज्यसभा, इनमें रिजर्वेशन की बात नहीं की गई है। ये जरूर ध्यान रखना। यहां पर जो रिजर्वेशन की बात है वो है लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और विधानसभा, इन्हीं में हमने बात की है। तो ये चीज बिल्कुल भी मिस इंटरप्रेट मत कर लेना आप। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था जिसे हमें देखना था। अब देखो क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी पार्लियामेंट में वुमेन रिजर्वेशन के लिए बिल इंट्रोड्यूस किया है, उसका टाइटल क्या है? आ सकता है क्वेश्चन, ध्यान रखना। एक तो डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंट्रोड्यूस कब हुआ? 19 सितंबर 2023 को, जब स्पेशल सेशन स्टार्ट हुआ उसके फर्स्ट डे। ठीक है, इसके अलावा लोकसभा ने इसको पास किया कब? 20th को। अब राज्यसभा कब पास करती है वो और अपडेट हमें मिल जाएगा। खैर, मुद्दा यह है यहां पर कि टाइटल क्या है इस बिल का? क्या नारी अभिमान बिल बोला गया इसको? क्या इसको नारी सशक्तिकरण बिल बोला गया? क्या इसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम बोला गया? या इनमें से कुछ भी नहीं है? तो जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को,
तो इसमें आपको बिल्कुल भी डिले नहीं करना है कि इसका आंसर क्या होगा, है कि नहीं। तो यहां पर आपका आंसर हो जाता है सी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। अधिनियम मतलब एक्ट, शुरुआत बिल होगी, फिर उसके बाद में जब ये एक्ट बन जाएगा तो कानून बन जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दैट इज रिलेटेड टू एजुकेशन स्कीम फॉर मेडिकल डिवाइस सेलेक्टर अप्रूव्ड। दैट मींस पॉइंट सेक्टर, सेक्टर नहीं सेक्टर। देखो क्या है पॉइंट। आपको पता है कि हमारे यहां पर मेडिकल साइंस में बहुत ज्यादा स्कोप है, मेडिकल टूरिज्म में भी इंडिया बहुत आगे आ रहा है, बट अभी भी हमें हमारे खुद के जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उसको अप टू द मार्क ग्लोबल स्टैंडर्ड तक पहुंचाना है। और अगर ग्लोबल स्टैंडर्ड तक हम पहुंचाना चाहते हैं तो हमें हमारे टैलेंट को थोड़ा सा एनहेंस करना होगा। कैसे? देखो, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी सेक्टर की प्रोग्रेस के लिए। फर्स्ट फाइनेंस, सेकंड होता है वहां पर ह्यूमन कैपिटल। आपका जो भी टैलेंट है, मेडिकल साइंस में जो भी स्टूडेंट्स काम करते हैं या पढ़ते हैं, या फिर जो बायोमेडिकल सेगमेंट में जो लोग जाते हैं, उन लोगों को प्रमोशन मिलेगा ना, तब वो ज्यादा अपनी एफर्ट लगाएंगे। जब मेहनत करेंगे तो नई डिजाइन तैयार करेंगे, नई डिजाइन तैयार होगा, नया प्रोटोटाइप डेवलप होगा, मार्केट में वो प्रोटोटाइप बिकेगा। तो इस तरीके से आप देखोगे कि यहां पर गवर्नमेंट ने 480 करोड़ रुपए की एक स्कीम जो है उसको अप्रूव दिया है, अप्रूवल दे दिया है। स्कीम का नाम है एजुकेशन स्कीम फॉर मेडिकल डिवाइस। ठीक है, मेडिकल डिवाइसेस क्या है? जैसे आप देखते हो ये स्टेथोस्कोप हो गया, स्पाइक गैमा मैनोमीटर हो गया, या ब्लड शुगर टेस्ट करने के जो डिफरेंट मीटर्स हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों को मैक्सिमाइज करवाना है, ग्लोबल स्टैंडर्ड तक लेके जाना है, जिससे कि हमारे प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में बिक सके। तो गवर्नमेंट चाहती है कि कैसे भी करके हमारा मेडिकल सेक्टर ग्रो करे। इसके अलावा देखा जाए तो यहां पर ये स्कीम जो है ये 3 साल के लिए इंप्लीमेंट होगी, और आप देखोगे इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी मेनली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को जहां पर मेडिकल स्टूडेंट्स काम करते हैं, अपनी रिसर्च करते हैं, जिससे कि वो नया काम करें, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके नए डिवाइसेस तैयार करें, जो कि हम फिर बाद में इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट कर सकें। इससे क्या होगा, हमारे इंस्टीट्यूशन है वो भी अपग्रेड हो पाएंगे। अच्छा, ये जो कुछ भी किया जा रहा है इसके पीछे एक बहुत बड़ा पॉइंट है, दैट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक पॉलिसी स्टार्ट की गई है जिसका नाम है द नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी 2023। तो ये क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि नेशनल मेडिकल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब लॉन्च की? तो ये 2023 का साल हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेट्स पे क्वेश्चन आए हुए हैं आपके, जो हमने पीवाईक्यूज जो एनालाइज किए थे उसमें ये चीज अच्छे से देखी है। तो आप नोटिस करोगे यहां पर कि मेडिकल डिवाइस पॉलिसी 2023 ये जैसे ही लॉन्च हुई गवर्नमेंट की तरफ से, तो गवर्नमेंट के ऊपर ये ऑब्लिगेशन था कि इस पॉलिसी को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, और उसी पॉलिसी के तहत ये स्कीम है वो लॉन्च की गई है। टारगेट है कि कैसे भी करके हमारी जो मेडिकल इंडस्ट्री है ना, मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री है, वो अभी $11 बिलियन की, इसको बढ़ा करके $50 बिलियन का करना है। देखो जी, हमारा टारगेट कैसे भी करके हमारा ये है कि हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बने, जिससे कि वर्ल्ड में हमारी रैंक हो जाएगी 3rd। अब $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी अगर आपको बनना है तो आपको एक एक सेक्टर में आपकी ग्रोथ इंश्योर करनी होगी, और जब ग्रोथ इंश्योर होगी तभी काम बनेगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कह दिया कि बोला 2030 तक का हमारा टारगेट है कि हमारे जो मेडिकल डिवाइस सेक्टर है, जिसमें हम हमारा एक्सपोर्ट भी करेंगे, हमारे खुद के प्रोडक्ट भी लॉन्च करेंगे, हमारे खुद के डिवाइसेस भी तैयार करेंगे, जो कि लोकल मार्केट में लोकली मैन्युफैक्चर्ड अगर हम यूज करेंगे तो इससे मेक इन इंडिया प्रोग्राम है वो भी एक्सपेंड होगा। तो इस तरीके से ये एजुकेशन स्कीम फॉर मेडिकल डिवाइस जो है वो स्टार्ट की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ध्यान रखेंगे आप ये, ठीक है। इसमें कितना अमाउंट रिलीज किया गया है, क्या इसका टारगेट है, वो आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है दैट इज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, क्रिकेट से रिलेटेड है। आपको पता है इंडिया में स्पोर्ट्स को रेगुलेट करने के लिए जो एंटिटी है दैट इज बीसीसीआई। फुल फॉर्म आपको ध्यान रख लेनी है, यहां पर है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई। ओके, बीसीसीआई ने 20 सितंबर 2023 को एक एग्रीमेंट की, एक डील साइन किया है, किसके साथ में? एसबीआई लाइफ के साथ में। ठीक है, इस डील में मेन चीज क्या है कि एसबीआई लाइफ जो है वो अब ऑफिशियल पार्टनर बन गया है बीसीसीआई का आने वाले 3 सालों के लिए, जिसमें 2023 से 2026 तक के जितने भी बीसीसीआई की तरफ से डोमेस्टिक या इंटरनेशनल या डोमेस्टिक जो सीरीज या फिर जो भी
कह सकते हैं टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे, उनमें एसबीआई लाइफ का कंट्रीब्यूशन रहने वाला है। तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखोगे। तो इसमें देखोगे कि जो ये पार्टनरशिप है ये 3 साल तक के लिए चल रही है और इसकी शुरुआत कब हो रही है? शुरुआत हो रही है आज, जब 22 सितंबर 2023 को इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो बायलैटरल ओडीआई सीरीज है उसी से शुरुआत हो रही है। तो ये ध्यान रख लेना कि 3 साल के लिए बीसीसीआई ने किसके साथ में डील की है एक ऑफिशियल पार्टनर के तौर पे, तो वो है एसबीआई लाइफ। ठीक है, तो ये एक छोटी सी न्यूज थी, ये भी हमारे काम की हो सकती है। नेक्स्ट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। पुरस्कारों के बारे में, अवार्ड्स के बारे में हमने जब सिलेबस एनालाइज किया था ना, डिटेल में बताया था मैंने। अवार्ड्स पे बेस्ड तो क्वेश्चन आते ही रहते हैं। नोबेल पे अवार्ड आया, नोबेल पे क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई नोबेल अवार्ड किस किस कैटेगरी में दी जा रही है, ठीक है ना। तो यहां पर राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की अगर बात करें तो नेशनल अवार्ड हो गया, राष्ट्रीय बोल दिया ना, नाम में ही राष्ट्रीय दे दिया, नेशनल। तो ये स्टेटस भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। खैर, मुद्दा क्या है वो समझते हैं। जैसे कि नाम से पता पड़ रहा है विज्ञान पुरस्कार, दैट मींस साइंस से रिलेटेड ये अवार्ड रहेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी तरफ से नेशनल अवार्ड्स के तौर पे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो है वो लॉन्च किए हैं। इसमें अगर ध्यान दोगे तो फील्ड ऑफ साइंस को प्रमोट करना है, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को एक्सपेंड करना है, इसी चीज को प्रमोशन देने के लिए ये अवार्ड दिया गया है या स्टार्ट किया गया है। अब आपको पता है अगर किसी चीज को आप प्रमोट करना चाहते हो तो आप उसको रिवॉर्ड दो। अगर किसी भी चीज को आप एक्सपेंड करना चाहते हो, बढ़ावा देना चाहते हो ना, तो रिवॉर्ड दो, वाह बेटा बहुत बढ़िया काम किया। आप भी देखते हो ना कि जब किसी एक बच्चे को किसी चीज के लिए एनकरेज किया जाता है तो वो बार बार करता है, वो दिखाने के लिए कि हाँ कितना अच्छा काम है। एग्जैक्टली वैसे ही हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी को प्रमोशन मिले, उनकी एफर्ट्स को रिकॉग्निशन मिले, उसलिए ये राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो है वो लॉन्च किया गया है। आप देखोगे कि इस अवार्ड को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। दैट मींस 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हुए फिर बाद में ये अवार्ड जो है वो डिलीवर किया जाएगा। उसमें सबसे पहले है विज्ञान रत्न, दूसरा है विज्ञान श्री, तीसरा है विज्ञान युवा जो कि शांति स्वरूप भटनागर जो कि हमारे साइंटिफिक रिसर्च के एक तरीके से पिता कंसीडर किए जाते हैं। इसके अलावा विज्ञान टीम। ये टोटल 4 अवार्ड्स हैं, 4 कैटेगरीज में अवार्ड दिए जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, ध्यान रखना इस बात का कि कौन कौन सी कैटेगरीज में नेशनल विज्ञान पुरस्कार जो है वो दिए जाते हैं। तो आप आंसर देख लोगे, विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम। विज्ञान युवा को शांति स्वरूप भटनागर नाम से भी जाना जाएगा, जो कि हमारे यहां पर साइंस के लिए एक तरीके से साइंस के फादर माने जाते हैं, फादर ऑफ इंडियन साइंस वी कैन से। ओके, अब ये अवार्ड जो है ये एक तरीके से हाईएस्ट रिकॉग्निशन देगा, क्योंकि इसके नाम में ही जब राष्ट्रीय डाल दिया तो इस अवार्ड का स्टेटस बाकी जो नेशनल अवार्ड्स है ना उसके बराबर देखा जाएगा। इस वजह से ये बार बार मैं बता रहा हूं कि अवार्ड्स वाले जो आपके आर्टिकल्स है ना करंट अफेयर के, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पर आपको एडिशनल अटेंशन देनी चाहिए। इसके अलावा देखा जाए तो ये साइंस सेगमेंट में कौन कौन से एरियाज पर फोकस करने वाला है, इस अवार्ड में किस किस सेक्टर में जो लोग एफर्ट डालेंगे उनमें उनको फायदा मिलेगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, अर्थ साइंस, मेडिकल, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, ये सारे आपके एटॉमिक इंजीनियरिंग, स्पेस साइंस, हर सेगमेंट में टारगेट है रिकॉग्निशन देना। रिकॉग्निशन मिलेगा, एफर्ट ज्यादा डाले जाएंगे, रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो वो चीज यहां पर हमें ध्यान रखनी है। क्वेश्चन देखो कि जो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार स्टार्ट किए गए हैं वो किन कैटेगरीज में दिए जाते हैं, या फिर ये कहो इनमें से कौन सी कैटेगरी उन कैटेगरीज में से नहीं है। क्या विज्ञान रत्न था, क्या विज्ञान श्री था, क्या विज्ञान युवा था, क्या विज्ञान उत्थान था। तो इस तरीके से क्या होता है, क्वेश्चन में कई बार आपको जंबल अप करके वर्ड से डेराइव करके कंफ्यूज करने की कोशिश की जा सकती है। तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि इसका आंसर हो गया ये कैटेगरी वहां पर इंक्लूडेड नहीं थी, नॉट कवर्ड। ओके, ये जब नॉट आ जाए ना, एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। बहुत इजी क्वेश्चन भी कई बार जल्दबाजी में बिगड़ जाते हैं जब हम नॉट को यस और नो में कंसिडर कर लें, राइट। अब यहां पर नॉट पे अगर आपने ध्यान नहीं दिया ना तो वहां पर एरर हो जाएगी। तो अगर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो तो आपके हाथ में पेन कॉपी होने, जो आपके साथ में पेपर हो A4, तो पेन से आप नोट डाउन कर लोगे। इस क्वेश्चन में नोट पर हमें ज्यादा जोर देना है,
फिर बात की गई है इस पुरस्कार से रिलेटेड, फिर अवार्ड्स की बात की गई है, फिर एक एक ऑप्शन को देखो, ए में क्या लग रहा है, बी में क्या लग रहा है, सी में क्या लग रहा है, फिर उसके हिसाब से आपका एनालिसिस होना चाहिए। कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं जैसे देखते ही पता पड़ जाते हैं, बट कई बार हमें थोड़ा सोचना पड़ता है, तो सोचने के लिए पेन और कॉपी बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे, तो थोड़ा ये ध्यान रखना। फिर आज का हमारा लास्ट जो आर्टिकल है दैट इज फ्लैग बियरर ऑफ एशियन गेम्स 2023। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बेसिकली एशियन गेम्स हैं वो चाइना की हांगझोउ सिटी में है, वो ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है, और इसकी शुरुआत हो रही है 23 सितंबर 2023 से, ये भी ध्यान रख लेना अपने को। और सवाल ये है कि फ्लैग बियरर दैट मींस हमारा जो पूरा जत्था जाएगा, इंडियन कंटिजेंट जो जाने वाली है, उसमें इंडिया का झंडा लेकर के सबसे आगे कौन जाएगा। तो यहां पर ये दो पर्सनैलिटीज हैं आपके सामने, एक का नाम है हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी टीम के कैप्टन हैं, और दूसरी तरफ है ओलंपिक मेडलिस्ट बॉक्सर लवलीना बोर्गोहाइन। ये दोनों मिलकर के आगे लीड करेंगे इंडियन कंटिजेंट को एशियन गेम्स 2023 जो कि चाइना की सिटी हांगझोउ में ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे इस पर्टिकुलर वीडियो में जो आर्टिकल्स थे वो हमने देखे, क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो भी हमने कोशिश की जानने की, और इसी तरीके से आपको ये वीडियोस कंटिन्यूअस बेसिस पे मिलते रहेंगे। तो आपसे पहले भी ये दरख्वास्त थी, अभी भी है, कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और प्रमोट करें जितना ज्यादा से ज्यादा करें, और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें हमारे वीडियोस को। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, बने रहिए हमारे साथ।